गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। साथ में आप जो भी टास्क्स दिए जा रहे हैं वो सारे कंप्लीट कर ही रहे होंगे, मम्मी पापा के रिस्पेक्ट कर रहे होंगे। और लास्ट लेक्चर की अगर हम आज बात करें तो लास्ट लेक्चर तक हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। इंडिकेटर्स में दो तरह के इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, एक तो जिसमें कलर चेंज होता है और वो हमने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद हमने एक नए तरह के इंडिकेटर के बारे में बात करी, वो था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या है, ये शब्द अपने आप से डिफाइन करता है कि इसका जो ऑर्डर है या फिर इसका जो स्मेल है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस कब आ रहे होंगे, जब एसिड के साथ में के कांटेक्ट में ये आए, या फिर बेस के कांटेक्ट में आए, या फिर सॉल्ट के साथ में कांटेक्ट में आए। हम जनरली जब भी किसी तरह के इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं तो हम एसिड्स या बेस को ही जनरली कंसिडर करते हैं, हम सॉल्ट्स को कंसिडर इन जनरल नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें जो चेंजेस देखने होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसिड्स के साथ में या फिर बेसिस के साथ में देखना होता है। आज का टॉपिक है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। क्लास 8 में भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली ये आप रिकॉल कर रहे होगे, इनमें से अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है जानने को, सीखने को, तो वो तो आपको याद करना ही करना है। बाकी आपको ये जो टास्क दिया गया था कि क्लास 8 का आपको पढ़ना है, तो उसका रोल यहाँ से आपको थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आने लगेगा कि क्यों हमने 8 का वापस से रिवाइज़ किया। ठीक है, तो इसमें एक एक्टिविटी दे रहा है, इस एक्टिविटी को एक बार देख लेते हैं। कह रहा है, पहली बात तो कोई भी तरह की एक्टिविटी करने से पहले जहाँ पे हम एसिड्स या बेसिस का यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे सबसे पहला काम होता है सेफ्टी। हम किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट करने से से जस्ट पहले का काम दो काम होते हैं। एक तो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी अपैरेटस यूज्ड हैं, उनके बारे में वो चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। और दूसरा, सेफ्टी कंसर्न सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर हम किसी बिजली से रिलेटेड किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं तो हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हम ऐसे कपड़े पहने, ऐसे शूज़ पहने जिससे हम डायरेक्टली अर्थ को टच ना कर रहे हों। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर हम केमिकल्स के बारे में बात करें तो केमिकल्स हमारे स्किन के ऊपर ना पहुंच जाए, इसके लिए हम पूरा का पूरा ध्यान देते हैं। सेफ्टी गॉगल्स यूज़ करते हैं, सेफ्टी जो कोट होता है वो यूज़ करते हैं, लैब कोट जिसको बोलते हैं। और शूज़, किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट जब हम करने जाते हैं, शूज़ पहनना इज़ अ मस्ट। शूज़ बिना पहने आप किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करने नहीं जाओगे कभी भी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के बारे में कह रहा है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। ऑब्वियसली टीचर्स जनरली जब भी किसी तरह का कोई इस तरह का केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड या फिर केमिकल से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होगा तो वहाँ पे टीचर्स का असिस्टेंट की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे या फिर कॉलेजेस में जाओगे तो वहाँ पर टीचर तो अपना पढ़ाने का काम करते हैं, ऊपर से जब लैब की बात आती है तो लैब में टीचर तो जाते हैं, आपको समझाते हैं थ्योरी वगैरह, लेकिन साथ में एक लैब असिस्टेंट होते हैं, वो सारी चीज़ों को डील करते हैं। आपको कितना केमिकल देना होगा, केमिकल्स को आप केमिकल्स के साथ में आप रिएक्शन कैसे करो, इन सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें उन्हीं के ऑब्जर्वेशन में होती हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है, सेट द apparatus एज शोन इन फिगर 2.1। 2.1 आप देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, तो एक apparatus सेट करना है जिसमें आपके पास में एक स्टैंड दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा, इसमें एक होल्डर लगा हुआ है और उस होल्डर से हमने किसको होल्ड करके रखा हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब को होल्ड करके रखा हुआ है। टेस्ट ट्यूब के साथ में हमने कॉर्क भी लगाना है और कॉर्क के बीच में कॉर्क के साथ में हमारे पास डिलीवरी ट्यूब भी होना चाहिए। ठीक है, और साथ में और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए और जिंक ग्रैनुअल्स होना चाहिए। इतनी चीज़ें होनी चाहिए और साथ में ये एक कंटेनर हो, उस कंटेनर के अंदर एक सोप सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेटअप है और साथ में आपके पास एक जलता हुआ कैंडल होना चाहिए। ये पूरा का पूरा आपका सेटअप है। ठीक है, तो कह रहा है कि टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स टू इट। तो क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह क्या है, या ये एसिड है या फिर बेस है। अपने नाम से ही ये क्लियरली बता दे रहा है कि ये एक तरीके का एसिड है। तो इस एसिड में हमें जिंक ग्रैन्यूल्स डालने हैं। जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, और जिंक हमें पता है कि ये एक तरीके का मेटल है।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैनुल्स? जिंक ग्रैनुल्स के सरफेस पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे? पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। तो जो भी गैस रिलीज हो रहा होगा उस गैस को एक सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास करना है। व्हाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन? टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल। ये जितने भी क्वेश्चंस पूछ रहा है इसका आंसर जो है अगले स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ठीक है। आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट? क्या इन सारे के सारे केसेस में जहाँ पे हम डिफरेंट एसिड्स ले रहे हैं लेकिन हम सेम ही मेटल ले रहे हैं, क्या हमें सेम ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा? ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हमें सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलेगा आगे की तरफ। तो क्या रहा है कि नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शंस displaces hydrogen atoms from the acids as hydrogen gas and forms a compound called a salt। तो क्या कह रहा है कि जो भी मेटल था एसिड में से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है, छुड़ा देता है या उसमें से निकाल देता है और हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाता है और खुद जो है वो जो मेटल बाकी जो बचा हुआ सबस्टेंस था या बाकी जो बचा हुआ कंपाउंड था उसके साथ में एक नया कंपाउंड बना था और उस कंपाउंड को ही सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है। दस द रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज्ड एज, एसिड का रिएक्शन अगर मेटल के साथ में हो तो सॉल्ट बनता है और मेटल ने जो एसिड में से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस किया था, डिस्प्लेस किया था, वो हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाता है और वो गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ठीक है। तो आगे से ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ में होता है तो क्या चीज़ें, कौन सी दो चीज़ें बनती हैं? एक तो सॉल्ट बनता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो मेटल था, मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे रहा है। हाइड्रोजन से वो ज़्यादा पावरफुल है इसलिए हाइड्रोजन को वहाँ से बाहर निकाल के खुद की जगह बना ले रहा है। ठीक है। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस यू हैव ऑब्जर्व्ड? क्या इसका रिएक्शन आप लिख सकते हो? बहुत ही आसान है। अगर आप बात करो सल्फ्यूरिक एसिड की तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 और इसका रिएक्शन हो रहा है जिंक के साथ में। तो क्या बनना चाहिए? एक तो हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा तो हाइड्रोजन गैस का तो मैं H2 अलग से लिख देता हूँ और प्लस में क्या हम लिखेंगे? जिंक के साथ में सल्फेट अगर मिलेगा तो जिंक सल्फेट बनाया जाएगा। ठीक है, ZnSO4। ठीक है, ये इतना सिंपल सा रिएक्शन है। ये चीज़ें बैलेंस्ड है, ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है या नहीं है इसको आपको चेक करना है। ठीक है, ये आपका एक टास्क हो गया। फिर एक दूसरी एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। इस एक्टिविटी में कह रहा है कि प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। अगेन हम जो है जिंक की ग्रैनुल्स हम लेंगे। एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। इस केस में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या ये एक मेटल, क्या ये एक एसिड है या फिर जो है बेस है? तो आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक तरीके का बेस है। ठीक है, और इसको वार्म करना है एंड वार्म द कंटेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक ग्रेनुल्स डाले और जिंक ग्रेनुल्स के साथ में आप जब पिछले एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे एसिड डाल रहे थे उसी यहाँ पे आप यहाँ पे एक बेस डालोगे। ठीक है, रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जैसे 2.3 में जो चीज़ें बताई हुई थी और उसके बाद लास्ट जो स्टेप था उसमें ये पूछा हुआ था कि डिफरेंट एसिड के साथ में वो सेम मेटल कैसे रिएक्ट करेगा, ऐसे ही इसमें भी डिफरेंट बेसिस के साथ में ये सेम मेटल कैसे रिएक्ट करेगा ये हमें चेक करना होगा। कह रहा है द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन और जिंक के साथ में, तो सोडियम जिंकेट बना रहा है Na2ZnO2 और साथ में ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं अगर हम मेटल के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई।
आगे कह रहा है यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि जब हम एसिड के साथ में मेटल्स को रिएक्ट करवा रहे थे तो सारे के सारे जो एसिड्स थे सबके साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा था, रिलीज़ हो रहा था। लेकिन जब हम बेसिस के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं उनके साथ में ही रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है मेटल्स का। अगर रिलेटिवली काफ़ी वीक बेसिस हैं तो उनका मेटल के साथ में रिएक्शन नहीं होगा। अगर रिएक्शन नहीं होगा दैट मीन्स वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। तो मेन डिफरेंस एसिड मेटल्स का एसिड के साथ में रिएक्शन में और बेसिस के साथ में रिएक्शन में क्या डिफरेंस है कि एसिड के साथ में कोई भी आप एसिड ले लो, सारे एसिड्स के साथ में मेटल रिएक्ट करता है। लेकिन वहीं अगर बेसिस की बात करो तो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बेसिस होते हैं जो रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। लेकिन याद रहे कि दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, आई होप मुझे लगता है कि पिछला वाला लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया था, तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें अपना और सभी की रिस्पेक्ट करें, जो भी बड़े आपको बोलते हैं उनको मानें और लॉजिक्स का हमेशा आपको प्रयोग करना है। ठीक है, चलो ऑन दैट नोट यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी स्टे होम एंड स्टे सेफ।